पुरस्कारित लेखक ब्रिगेडियर कमल नयन पंडित की अनुदित पुस्तक द्वारा आंचल मल्होत्रा रेमिनेंस ऑफ अ सेपरेशन शीर्षक यादों के बिखरे मोती बंटवारे की कहानियां पर है। द्वारा सम्मानित सर ने कई युद्धरत क्षेत्रों में काम किया है। इनकी महारत है हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं की पकड़ और समझ, जिसकी वजह से इनके लेखन और अनुवाद में एक बहाव है, जिससे वे लेखक के भाव और गहराई को समझकर अनुवाद में एक नया स्वरूप उतार देते हैं। इन्होंने खुद इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग प्राप्त की है और इनकी अनुदित अन्य किताबों में शामिल है सेलिना सेन जोन, मैन एक धर स्नाइपर, केविन मिशेल यम, राकेश कौल लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर, और सर की आने वाली नई किताब है गेल फेस स्मॉल कंट्री। सर, आपका स्वागत है। सो प्लीज कम ऑन। सर, आप आज स्टेज पर। इस पुस्तक चर्चा में हमारे साथ बातचीत में शामिल है डॉक्टर सुशील उपाध्याय और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी श्री अजय रतूड़ी जी। डॉक्टर सुशील उपाध्याय चमनलाल महाविद्यालय लंधोरा हरिद्वार में प्राचार्य एवं प्रोफेसर हैं। उन्होंने भाषा, मीडिया और साहित्य पर 16 किताबें प्रकाशित की है। वे पूर्व उप निदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान, पूर्व उप सचिव उत्तराखंड हिंदी एकेडमी देहरादून एवं पूर्व अध्यक्ष हिंदी एवं पत्रकारिता विभाग उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार ऐसे पदों पर काम कर चुके हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, चेयर है ना। आज के हमारे सेशन के चेयर हैं श्री अनिल रतूड़ी जी। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी। सर को 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। 2017 में उन्हें उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक का पद दिया गया था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी होने के साथ साथ सर एक प्रसिद्ध गढ़वाली गायक और लेखक भी हैं। सर द्वारा लिखित उपन्यास भंवर एक प्रेम कहानी, जो इस साल विंसर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। सर, आपका स्वागत है। सर, ये 1 घंटे का सेशन है, 12:30 तक। प्लीज़। नमस्कार। इस सत्र में वैल्यू ऑफ वर्ड्स के पहले सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे चिंतक, नई पीढ़ी के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं और 2 बहुत ही विशिष्ट लोग हमारे साथ हैं, जिनके बारे में डॉक्टर अरुणिमा ने एक प्रारंभिक परिचय कराया। और जब आप दोनों के परिचय से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया जा रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि जीवन किस तरह से विरुद्धों का सामंजस्य है। एक फौजी कमांडर, एक इंजीनियर, एक लेखक और अनुवादक, सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ के देखिए तो बहुत खूबसूरत चित्र बनता है। देश के एक नामी पुलिस अधिकारी, उत्तराखंड के डीजी, अंग्रेजी साहित्य के अध्येता और गढ़वाली के गायक। इस खूबसूरत चित्र में इतने सारे मोती
मौजूद हैं उनमें से कुछ हम देख पा रहे हैं और कुछ हम देखने जा रहे हैं। आज की जिस किताब पर चर्चा होगी वो आंचल मल्होत्रा की किताब है, जिसका हिंदी अनुवाद है यादों के बिखरे मोती, बंटवारे की कहानियाँ। किताब की पृष्ठभूमि उस अतीत के साथ जुड़ी है जिसे हम मुल्क और देश के बीच बांटकर देखते हैं। रहने की जगह, रहने का ठिकाना और जेहन में बसा एक मुल्क, जेहन में बसा एक वतन जो लगातार खींचता है और लगातार ये बताता है कि यात्रा कहीं और से शुरू हुई थी और कहीं और पहुंची है। दोनों वक्ता, हालांकि मैं उम्र में कम होने का लाभ उठाऊंगा डीजी साहब, वैसे तो आपके पास अनुभव बहुत बड़ा है, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन ये अवसर मुझे दीजिएगा कि मैं अपनी जिज्ञासाओं का शमन कर सकूं आप दोनों की मौजूदगी का लाभ उठाते हुए। और मैं देख पा रहा हूं कि इतने सारे सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं। डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय सक्सेना साहब यहाँ मौजूद हैं। आकाशवाणी से के कार्यक्रम अधिशासी श्री अनिल भारती जी यहाँ मौजूद हैं। आईएएस एकेडमी में प्रोफेसर रहीं डॉक्टर कुमुद यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान के निदेशक रहे डॉक्टर सकलानी साहब यहाँ मौजूद हैं। उत्तराखंड सिडकुल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हरेंद्र गर्ग जी यहाँ मौजूद हैं। संजीव चोपड़ा जी को मैं खुद देख पा रहा था और आपकी सहधर्मिणी यहाँ मौजूद हैं। ये मंच और मंचेतर जो गरिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसी अनुमति चाहूँगा कि सत्र के आखिर में हम कुछ सवाल अपने जो हमारा विद्वत मंडल सामने बैठा है तो वहाँ से भी आमंत्रित कर लें। इस किताब को लेकर जो मेरे मन में जो पहली जो जिज्ञासा है या पहला जो सवाल मेरे जहन में है, संयोग से मैंने दोनों किताबें देखी हैं, अंग्रेजी में भी जो ये किताब है और जो इसका हिंदी अनुवाद है वो भी। मेरा पहला सवाल ये था कि इस किताब को देखने के बाद मुझे लगा कि इस किताब के लेखक ब्रिगेडियर पंडित हैं या इस किताब की लेखक आंचल मल्होत्रा हैं। तो ये जो अनुवाद के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ये क्या रिक्रिएशन से ऊपर की चीज़ हो गई या ये एक रिक्रिएट करने के प्रोसेस में एक समानांतर किताब बन गई? इस पे मैं पहला कमेंट आपसे चाहूँगा। Can you hear me at the back, please? Can you hear me at the back, please? Thank you. प्रश्न ये है कि अनुवाद क्या है? अनुवाद है कि आप एक दूसरी भाषा में ओरिजिनल किताब के मेन पॉइंट्स लेकर के, उसके विचार लेकर के, उसकी आत्मा को समझ करके आप उसको अपनी भाषा में लिखें। अंग्रेज़ी भाषा का एक शब्द कम से कम 8 या 10 हिंदी शब्दों को रिप्लेस करता है। तो अनुवाद आपको जब तक खुद समझ में नहीं आया कि ऑथर ने लिखा क्या है, सब्जेक्ट क्या है और कहना क्या चाहती हो और क्या कह रही है। अनुवाद ये नहीं है कि एक लाइन बाय लाइन आपने कर दें और तो आप टर्बो लगा दें, वो आपको डायरेक्ट ट्रांसलेशन दे देगा। क्या दिक्कत है, हम लोगों की क्या ज़रूरत है। वैसे मैं समझता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य था, क्योंकि मुझे कोई क्लिष्ट हिंदी नहीं आती और न मैं समझता हूँ कि आज के जो हमारे युवा पीढ़ी के लेखक हैं वो इसकी चिंता करें कि मैं पीएचडी वाली अंग्रेज़ी लिखूं या इतनी अंग्रेज़ी लिखूं कि ऊपर तक चले जाए। एक बात सोचें बेटे लोग कि ज़मीनी हद से आप कट गए, फिर क्या होगा? आपकी किताब के लिए बिकेगी तो नहीं, क्यों? वो समझ ही नहीं आएगी लोग। पहली कसौटी होनी चाहिए कि क्या मार्केटेबिलिटी है। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ें और अपनी भाषा में लिखें उसको, वो किताब आपकी होती है। उसको बेशक उस पर लिखा हो अनुवादक, तो क्या हो गया? आपको मालूम है कि किताब आपकी है। तो ये भी एक खुशी की बात है कि आपको मौका मिला, सौभाग्य मिला। इसमें ब्रिगेड साहब, इसमें एक चीज़ और आई, जैसे इस किताब ये पाकिस्तान को केंद्र में रखकर लिखी गई किताब है और इस किताब को ये कहा गया कि एक पैरेलल हिस्ट्री है या अल्टरनेटिव हिस्ट्री है। इस किताब में सबसे रोचक बात ये थी कि जो इस किताब को लिखने से पहले इंटरव्यू किए गए, वो इंटरव्यू पंजाबी में थे, उर्दू में थे, सिंधी में थे, हिंदी में थे
और फिर उन सारे इंटरव्यूज बंगाली में भी थे। बंगाली में थे उन सारे, और केवल इतना ही नहीं, वो सराइकी में थे, यानी जो लोकल डायलेक्ट था उसमें भी थे, और फिर उनको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और इंग्लिश से फिर ट्रांसलेट किया आपने हिंदी में। जी हाँ। अब ये जो भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि है और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है, बांग्ला पृष्ठभूमि भी है, पंजाबी पृष्ठभूमि भी है, इसमें खैबर पख्तूनवा भी चला आ रहा है, उसके साथ आपने कैसे मैनेज किया? देखिए, सन 47 का बंटवारा जिन लोगों ने झेला है वो बहुत ही भयंकर पल था उनके लिए। एकदम से आप उठाकर बेघर कर दिए गए, रातों रात आपको जो हाथ लगा, जो साथ ला सके वही लेके आए, जो पहने थे वही पहन सके, चंद चीज़ें ज़रूरत की आप अपने साथ लाए। इस किताब में उन चंद चीज़ों का जिक्र है, और मैं समझता हूँ कि बड़ी बड़ी पोथों की जगह अगर इसको पढ़ें आप तो आप समझ सकेंगे कि उसमें कितना भयंकर अवसाद था वो जिसे उन लोगों ने झेला है। 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, और उसमें करीब मैं गलत भी हो सकता हूँ, 40 लाख लोग मारे गए, आदमी, औरतें, बच्चे आते जाते गोलियों के शिकार हुए, हवाई जहाज से गोलियां, लोग चाकू मार दिया, पकड़ के उनको धर्म बदल दिया, बलात्कार कर दिया। ये बड़ी कहने में पढ़ने में वो चीज़ आ ही नहीं सकती जिस भयंकर मोमेंट से वो आदमी, औरत और बच्चा गुजरा है। इसमें ऐसी बहुत सी है। सवाल था कि इतनी सारी भाषाओं को आपने कैसे हैंडल किया। मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो पख्तूनवा के जो थे और जो बंगाली के थे उनसे मैंने बोला कि आप इनके ओरिजिनल ट्रांसलेशन के साथ मुझे दो। बंगाली मेरी धर्मपत्नी भी है। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो as they say the woman is always behind the man, so I was very fortunate in that। तो बंगाली तो हमारे घर में हो गई। रही उर्दू की बात तो थोड़ी बहुत तो आती थी, अंग्रेज़ी और हिंदी में कोई कष्ट नहीं था। पंजाबी I found it difficult, so I asked the author, Anchal's father, I said, you give me exact translation of it in Hindi. He's trilingual, if not more, Mr. Anuj Bahari. So Anuj Bahari जी ने वो मुझे हिस्से लाके दिए। आपने सारा संदर्भ इतनी खूबसूरती से स्पष्ट किया है, खासतौर से जो हमारे नए लेखक यहाँ मौजूद हैं, कि एक बहुभाषी व्यक्ति कैसे अपनी उस खूबी का इस्तेमाल करता है। मैं अनिल रतूड़ी सर से कमेंट इस संदर्भ में चाहूँगा कि पाकिस्तान हमारी ऐसी एक दुखती रग है जिससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे कोनों में, मन के कोनों में इतनी गहराई से मौजूद होता है कि चाह के भी हम उसको इरेज नहीं कर पाते। तो ये जो 1947 का जो चक्रव्यूह है, वो जो हमें हमेशा सताता है, और ये कभी रचनात्मक रूप से सामने आता है, कभी गुस्से के रूप में सामने आता है, तो क्या इससे मुक्ति का तरीका यही रचनात्मक तरीका है, या इसके कोई और माध्यम भी हो सकते हैं? ये कैथारसिस कैसे हो हमारा इस अनुभूति से? आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। आपने लास्ट में शब्द का प्रयोग किया कैथारसिस, जो कि एक ग्रीक शब्द है, और जिसमें जो मानवीय जो वेदना, संवेदना और जो मनुष्य के भीतर एक प्रकार का विकार है, या हम कहें उसको ट्रॉमा है, विभिन्न प्रकार से जो अभिव्यक्त होता है, वो ये कहीं साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि लगभग 90% समय मनुष्य अपने पास ट्रॉमाओं को ट्रांसेंड करने का प्रयास करता रहता है, उससे दुखी रहता है। और जो आप कह रहे हैं, और जैसा अभी यहाँ जो हमारे लेखक आज बैठे हैं ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसमें इसी प्रकार के जो लगभग 21 कहानियाँ इसमें मैंने देखी हैं, जिसमें जो बंटवारे की कहानियाँ हैं और जो एक प्रकार से आपने प्रयोग किया ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री। तो एक इतिहास तो हम लोगों ने सबने पढ़ा है जो राजनीतिक तौर से लिखा जाता है, जो अगर जो हम अकबर के इतिहास आज देखें तो हमारे को ये मालूम है कि उसका प्रशासन कैसे चलता था, हमें ये मालूम है उसका रेवेन्यू कैसे होता था, ये सब हमें उसकी फौज की क्या वो थी। लेकिन उस जमाने के जो व्यक्ति थे, व्यक्ति विशेष,
उनका जीवन कैसा था, उनकी क्या जो जीवित जो उनकी समस्याएं थी या जिस प्रकार का उनकी वेदना संवेदनाएं थी, उसका कोई इतिहास हमारे पास नहीं है। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास इसका है कि वही पीरियड जिसके बारे में बहुत लिखा जा चुका है एक पॉलिटिकल लेवल पर, ये इंडिविजुअल्स की कहानी है, व्यक्तियों की, और वो उनकी उस ट्रॉमा और दुख की कहानियां हैं जिसको वो याद भी रखते हैं और भूलना भी चाहते हैं। याद इसलिए रखते हैं क्योंकि जैसा हमने कहा, मानव अच्छी चीजें आमतौर पर बहुत जल्दी भूलता है, और ये हमारी कुछ ऐसी प्रकृति है मनुष्य की कि वो बुरी चीजों को हमेशा याद रखता है। और ये जो उनका ट्रॉमा है, इससे उभरने के लिए वो उसको भूलना चाहते हैं, लेकिन वो दुख है जो उससे वो उभर नहीं पाते हैं। तो ये जो चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जो इसमें वस्तुएं हैं सारी, आपने देखी होगी हर कहानी में कहीं वो गजा है जिसको वो गज है जिससे वो कपड़ा नापते थे, वो जो एक यार्ड का होता था उस जमाने में, उसको लेके यहाँ आए हुए हैं। कहीं वो आपकी इमाम दस्ता है, या कहीं वो लस्सी बनाने का वो है, कहीं वो चक्की है वो उसका। तो ये सारी चीजों को देखकर वो जो मेमोरी है, वो जो स्मृतियां हैं, वो वापस आती हैं, वो ट्रॉमा आता है। तो उस ट्रॉमा के जरिए अगर जो हम उसको, इसमें कहीं लेखक ने खुद ही कहा है कि अगर जो हम वो याद उसको रखना नहीं चाहते, लेकिन वो कहीं दबा हुआ है उनके प्राण में कहीं, और वो उसको जब तक वो एक प्रकार से बाहर नहीं निकलेगा, साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं, साइकेट्रिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर जो हम अपने उस एक्सपीरियंस को अगर जो हम बोलते हैं, बात करते हैं, करता क्या है साइकेट्रिस्ट, बात ही करता है, उसमें वो कथारसिस होता है, जैसा आपने शब्द प्रयोग किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा लेखक का प्रयास, इसमें मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक तो अंग्रेजी से इसको हिंदी में किया, और वो खुद ही, अभी मेरी उनसे पूर्व में वार्ता हो रही थी कि जो आपने बताया कि उसका जो इडियम को भी ट्रांसलेट करना, एक होता है ट्रांसलिटरेशन, आपने खाली लाइन बाय लाइन, वो तो गूगल भी कर लेता है, और दूसरा है कि आप उसके इडियम, उसके कल्चर, उसकी जो संस्कृति है और उसके जो संदेश है उसको अपनी भाषा में ला सकें। तो वो आपने किया है, बहुत बधाई हो। तो ये जो ट्रॉमा की बात आपने करी, जो रतूड़ी साहब ने कहा कि सांस्कृतिक रूप से उस पृष्ठभूमि को उपस्थित करना, वो वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। और जो इसमें जो कहानियाँ बयां की गई हैं, वो कहानियाँ अपने साथ क्या लेके आती हैं, जैसे सर ने बताया, उसमें इमाम दस्ता है, उसमें एक कैंची है, उसमें एक पत्थर के मोती हैं, उसमें एक डायरी है, गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें बर्तन हैं, एक पहचान पत्र है, ट्रंक हैं, वो सब चीज़ें जो बहुत छोटी छोटी हैं। और उसमें दादी जब अपने चांदी के सिक्कों को लगा के देखती है, वो जब आंचल मल्होत्रा की दादी घर में वो पुराने चांदी के सिक्के, जो जब वो 16-17 बरस की थी, 7 या 8 बरस की जब वो थी, वो जो 5 चांदी के सिक्के हैं, जब वो ऊपर नीचे करके उनको रखती है, सीक्वेंस में लगाती है, मेरा उस अनुभूति को महसूस करते हुए, उस कहानी को पढ़ते हुए रोंगटे खड़े होते हैं। तो ये जो हादसा है और इसके जो दर्द बयानी है, वो आप कैसे कर पाए? क्योंकि एक पृष्ठभूमि की डिमांड हमेशा होती है, जिनकी पीढ़ियों ने वो दर्द झेला है। तो क्या आप कहीं कनेक्ट कर पा रहे थे पीढ़ीगत तौर पर उस विभाजन के साथ, उस त्रासदी के साथ? क्योंकि किताब पढ़ते हुए, आप इस किताब को आप पढ़ेंगे तो यकीनन संवेदना का चरम छू जाएगी, आप रो पड़ेंगे कुछ खास मौक़ों पे जाके किताब को पढ़ते हुए। तो आप उस दर्द को कैसे बयां कर पाए? मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इजाज़त दो। 47 में 48 में मैं 47-48 में मैं अपने फादर के साथ एक जगह है यूपी की इटावा में रहता था। थोड़ा इसको मुंह के पास लेके जाना पड़ेगा। और वहाँ पर एक फैमिली सिंध से आई, मिस्टर रंगूमल वाधवानी, उनका हम उम्र बच्चा था, वो हमसे 1 साल बड़ा होगा। वो रामायण में खग समझे खगही की भाषा, तो वो बराबर का जो उसने हमें हाल सुनाया, आपको आश्चर्य होगा कि क्यों उसने सुनाया। क्यों? कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर के भाव बाहर आने थे। उनके बड़े लोग एकदम सन्नाटा की तरह 40 साल 50 साल उसको
दबा के रखते थे। आंचल की दादी की बात जो कह रही थी वो था कि वो छोटी सी बच्ची को भेजते थे कि 5 रुपए मांग ला तू। उनकी हवेली थी, जिनके हस्बैंड की डेथ होने के बाद परिवार को एक कोने में फेंक दिया, पूरी संपत्ति हड़प ली 3 भाइयों ने और उनको मोहताज कर दिया। तो वो किसी तरह से सिक्के 1920 से जॉर्ज पंचम के सिक्के 5 लेके आई और उनको जब उन्होंने सजोहा तो वो अपने आप से बात कर रही थी, आंचल से बात नहीं कर रही जी थी। बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो कह रहे थे ये 5 सिक्के ही तो मांगे थे, क्या मांग लिया मैंने। कितनी वेदना है इसमें, आप सोचें इस बात को। और मेरा जो कनेक्ट हुआ, मेरे अलावा 3 अफसर और थे। एक ब्रिगेडियर AP भार्गव, ये थे ICS KP भार्गव के सुपुत्र। कर्नल प्राणनाथ कामरा, इंद्रू वाधवानी और मैं। अन्याय तो हुआ, ये तो हमारी छोटी उम्र में भी समझ के बहुत बड़ा अन्याय हुआ और हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो क्या किया? बच्चे के दिमाग में होता है फौजी सबसे बड़ा होता है, ताकतवर। तो चारों ने फौज ज्वाइन करी। ब्रिगेडियर भार्गव आर्मर्ड कोर्स से रिटायर हुए। प्राणनाथ कामरा देहरादून के ही थे, 8 कैनाल कॉलोनी में रहा करते थे उनके फादर मदर। और इंद्रू वाधवानी एडमिरल रो के रिटायर हुए नेवी में, कराची से थे तो वो नेवी से उनका ज़्यादा ताल्लुक़ था। मैं इमी से था। मेरी माताजी ने बोला कि आप फौज में जा रहे हैं, ज़रूर जाएं, लेकिन एक इंजीनियर बन के आइएगा। अब हुक्म उस वक्त का ये हुक्म था और हमारे हुक्म बदली का सवाल ही नहीं उठता था। तो चारों ने फौज ज्वाइन करी और मैंने उसी साल लखनऊ गया, मेरी ननिहाल में। वहाँ पे हमने रिफ्यूजियों के हाल देखे। एक शब्द इस किताब में है, उड़न बस्तु। हाँ जी, बंगाल कंगाल हो गया जी। उड़न बस्तु वो बंगाली प्रोफेसर साहब ने यूज़ किया है कि उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो क्या लेके आया। वो लेके आए एक 12वीं का सर्टिफिकेट, उसकी बेसिस के ऊपर उनको नौकरी मिल गई। आपने जिक्र किया वो फटा पुराना एक गार्ड साहब अपने जॉब सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट लाए, उसकी बदौलत वो आगे सोचते थे कि क्या मैं करूँगा, क्या कैसे अपनी जीवन को बढ़ाऊँगा, कैसे परिवार को संभालूँगा। महिलाएं क्या सोचती थी, वो लेके आई बटलोई, हस्बैंड लाए गज़ा, क्योंकि कपड़े की दुकान थी उनकी, तो जो उनका कपड़ा लेंगे। महिला ने सोचा कि कच्चा सामान तो मिल जाएगा लेकिन लस्सी हमारे परिवार को काहे मिलेगी, तो अपना बटलोई लाई जर्मन सिल्वर की, और कुछ पकाने के बर्तन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें लाए। एक शख्स तलवार लाया, वो एक जंग लगी तलवार थी उनके परदादा की, वो सिर्फ उसको लेके आया और वो उसका बड़ा, आप सोचें कि रात में वो मीलों मील चले आ रहे हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम कि बॉर्डर कहाँ है, बस पश्चिम दिशा में जाना है, चले जा रहे हैं। उनके ऊपर हमले हुए, उनकी 2 बेटियां मार दी गईं, तीसरी को उन्होंने खुद मारा कि ये चल नहीं पा रही है, इसको मार करके फादर ने उसको वहाँ पत्थरों के नीचे दबा दिया ताकि जंगली जानवर उसके शरीर को न नोच पाए। मदर वॉज नियरली ड्यू, 8 months ड्यू, बच्चा होने को था और वो बेचारी पैदल चलती आ रही है, डर में, डर के साए में, रात को दिन को चलना चलना चलना। कहाँ जाना है? बस पश्चिम जाना है, हिंदुस्तान जाना, इंडिया जाना। आप सोचें इस बात को। तो वो रास्ते में जब उसकी वो बच्चे को जन्म दिया, उस तलवार को उन्होंने नाल काटने के लिए इस्तेमाल किया। वो भी किसी और ने कहा कि लाओ तलवार दो, में जंग लगी तलवार से वो बच्चे के जन्म। क्या आज की तारीख में हम इतनी दर्द भरी कहानियों पर यकीन कर सकते हैं? वो जो कुछ हमारी पीढ़ियों ने सहा है और भोगा है। हमारे बीच में उत्तराखंड की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी मैम भी हैं, उनका स्वागत है। मेरा एक सवाल
अनिल सर से है कि हम शहरों में देखते हैं लाहौर ज्वेलर्स, कराची हलवा, या किसी शहर में आप चले जाइए तो वो मोंटगोमरी यहाँ पे है, सरगोधा यहाँ पे है, लाहौर यहाँ पे है, और केवल यहाँ पे नहीं। संयोग की बात थी कि कुछ 3 साल पहले मुझे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, तो आप लाहौर में लुधियाना पाएंगे, आप जालंधर पाएंगे, आप अंबाला पाएंगे, आप पानीपत पाएंगे। ये जो चला आया है, पाकिस्तान उठ के हिंदुस्तान में चला आया और हिंदुस्तान उठ के पाकिस्तान में चला गया है। अनिल जी, ये क्या है? ये क्या मनोभूमि इसकी है? क्या इसका मनोगत स्तर क्या है? और क्या ये केवल वहीं होता है, दुनिया के बाकी हिस्सों में जहाँ विभाजन हुए वहाँ ये सब नहीं हुआ होगा क्या? देखिए, आपका प्रश्न बहुत गहरा प्रश्न इसलिए है क्योंकि वो एक प्रकार से नेशन स्टेट के बारे में है, राष्ट्रीयता के बारे में है। और इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो इस तरीके से कि मनुष्य जिस समूह में रहता है उसको हम आज नेशन स्टेट की जो राष्ट्रवादी जो हमारी भावनाएं हैं और होना भी चाहिए। और दूसरा, अगर जो हम रविंद्रनाथ टैगोर की तरह से देखें तो उन्होंने कहा कि संसार में मानव का तो एक ही राष्ट्र है सबका, वो सब सीमाओं के पार होता है। लेकिन ये मनुष्यों को अभी शायद ऐसी स्थिति नहीं है कि हम राष्ट्र की सीमाओं को ख़त्म कर सकें। और उसकी परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई जो आप जानते हैं इतिहास में 47 में आपने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, आपने इस इतिहास का जो रेडक्लिफ यहाँ लगभग 3-4 महीने यहाँ रहे और उनको अचानक बुलाया गया वहाँ से। उनको कभी यहाँ आए नहीं थे। इनफैक्ट उनको बुलाया इसीलिए गया क्योंकि वो उनका यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। बाकी जो अंग्रेजी अधिकारी यहाँ रहे थे उनका ये था कि किसी का कुछ हो सकता है कि किसी ने पाकिस्तान क्षेत्र में काम किया हो तो वहाँ से उसकी वेदना संवेदना मिल गई हो, कोई इधर हो, तो उनको एक निष्पक्ष माना गया। और उन्होंने एक प्रकार से लोगों से बात करके सीधा कागज़ पर वो रेडक्लिफ लाइन बना दी। और जैसे आपने कहा लुधियाना लाहौर में है, तो अमृतसर और लाहौर के बीच में डिस्टेंस कितना है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पैदल जाते थे लोग, पैदल चले जाते थे, बैलगाड़ी में लोग चले जाते थे। लुधियाना नाम के ऑटो वर्क्स थे जो यहाँ के भाग के गए थे, अपने नाम के आगे पाकिस्तानी जोड़ा था। उन्होंने लुधियाना वालों को ही नाम से कि तू लुधियाना का है, और उस वक्त वर्कशॉप उनकी शायद वहाँ पर थी। जी, तो उसमें जलंधर नहीं, जुलंधर अंग्रेजों का था, अंग्रेज जुलंधर थे। जहाँ जुलंधर थे वो आखिर तक वो जुलंधरी बुलाते। तो जो इनफैक्ट लाहौर में जो शहर था, जो जिला है, उस जिले में जो शहर का जो अर्बन एरिया था, जो नगर क्षेत्र था, उसमें हिंदू बाहुल्य थे। जी, बिल्कुल। और हिंदू बिजनेस भी उन्हीं के हाथ में था सारा। उन्होंने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि अगर जो होगा भी तो ये पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन वो बंटवारे में उनकी समस्या, बंटवारे करने वाले अंग्रेजी शासन की ये समस्या थी कि वहां कोई बड़ा शहर जा ही नहीं रहा था। तो एक नजदीक में वही था जिसमें देहात में कम से कम मुसलमानों का बाहुल। तो ये एक आर्टिफिशियल एक लाइन बनाई गई, एक इतिहास में ऐसी कुछ सीमा बनानी पड़ी। नहीं तो ये जो सैकड़ों हजारों साल का जो संस्कृति है वो तो साथ की है। उस हाथ की संस्कृति पंजाबी, आज भी पंजाबियत, जैसे इसमें पुस्तक में बहुत अच्छी तरह आया है, जब वो आंचल मल्होत्रा वहाँ जाती हैं और वहाँ के जो पंजाबी, चाहे वो ड्राइवर हो या कोई हो, उसमें केवल एक धर्म का फर्क निकला और तो कोई फर्क है नहीं। तो जो आपने प्रश्न किया इसका मैं यही इसका जवाब दूंगा कि इसमें भाव में जो आपने भावनात्मक बात करी ना, तो भावना तो मनुष्य की एक ही है। ये तो एक राजनीतिक एक नेशन स्टेट बीच में पैदा हो गई, जो कि उसमें वो एक लेडी है अजरा हक, तो वो तो यहाँ आपके विमेन ऑक्सिलरी उसमें कोर में थी जी। और वो पढ़ी लिखी थी, अंग्रेजियत वाली थी बिल्कुल। लेकिन उसने जब एक जगह कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो वो उससे एनिमेटेड हो गई। सर आप कुछ सर से अनिल सर, मैं आपसे ये चीज़ एज अ लेखक, मैं आपसे लेखक के हैसियत से ही एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको, जैसे आपके यहाँ हम लोग सब वाकिफ़ हैं, आप एक फ़ौज के वर्दीधारी अधिकारी हैं, रहे हैं, बड़े विशिष्ट सेवा से भी आप को पदक भी प्राप्त किया गया, जो कि आपका की गौरव की बात है हम सब के लिए। किस प्रकार आपको
वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फौज में पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं या साहित्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बहुत विद्वान आप जनरल ऑफिसर रहे हैं एक तरीके से, डिप्टी, लेकिन साहित्य के प्रति ये रुझान आपका लेखक बनने के लिए कैसे उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये सामान्य बात नहीं है। मैंने देखा फौज के अधिकारी बहुत सी पुस्तकें लिखते हैं, लेकिन या तो वो मिलिट्री हिस्ट्री की होगी या स्ट्रेटेजी की होगी या किसी अपने मिलिट्री के मेमोर्स होंगे या अनुभव होंगे। इस प्रकार के सीधे तौर पर साहित्य में जाना, और वो भी इस प्रकार के साहित्य में, वो भी अनुवाद में भी चले जाना। मैंने आपका पहले भी देखा, आपने वीरप्पन के जो के विजय कुमार की किताब है, आपने उसको भी हिंदी में आपने उसका अनुवाद किया है। तो दो चीजें बड़ी आपके बारे में मैं कहूँगा बड़ी आश्चर्यजनक हैं सामान्यतः। एक तो हिंदी में लिखना, फौज में बड़ी अंग्रेजियत है, ठीक बात है। और हिंदी में लिखना। दूसरा, साहित्य के प्रति कैसे आप में ये रुझान आया, थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप लोगों को। मैं इसमें एक सप्लीमेंट्री सवाल, अगर आपकी अनुमति हो तो इसमें जोड़ दूं। एक तो ये सवाल रतूड़ी सर से भी है मेरा बाद में, क्योंकि इसका ये हम सब लोगों के जहन में होगा कि एक देश के नामी फौजी कमांडर, एक देश के नामी पुलिस अफसर यहाँ बैठे हैं, और किस रूप में बैठे हैं कि वो एक संस्कृति कर्मी हैं, वो साहित्य कर्मी हैं। तो पहले जो प्रश्न का उत्तर है वो तो हमारे ब्रिगेडियर साहब देंगे, और यही सवाल मेरा आपसे भी है कि एक फौजी, एक तना हुआ पुलिस अफसर, रोबीली मूछों वाला पुलिस अफसर कैसे एक अच्छा गढ़वाली गायक भी हो जाता है और कैसे एक अच्छा उपन्यासकार भी हो जाता है। ये सवाल मेरा आपसे भी है, पहले सर से, उसके बाद आप। किताब की इच्छा लिखने की शायद प्रेरणा मुझे अपनी मदर और फादर से मिली। वो लेखिका थी, 1930 की ग्रेजुएट हैं आईटी कॉलेज से, लखनऊ से, और उनकी पुस्तक रचना गीता के ऊपर उन्होंने अनुवाद किया है पोइट्री में, जिसको उन्होंने रामायण शैली में किया है। दूसरी बात है, एक फौजी को ये ट्रेनिंग मिलती है कि जो भी काम करो, और ये वही ट्रेनिंग पुलिस वाले को भी मिलती है कि जो काम करो निष्पक्षता से करो और पूरे जोश से करो। द बेस्ट यू कैन, यू ऑफर द बेस्ट। जो भी, तो रिटायरमेंट के बाद मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्रा का, उनके सेंटर का हेड था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, जो उस वक्त BCA लेवल का काम करता था। तो काम करना है तो ढंग से करो। 2 इंजीनियरिंग कॉलेज के कोर्सेज, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर साइंसेस, एक MBA MCA और एक एनिमेशन कोर्स। देश का पहला रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएट एनिमेशन कोर्स मैंने बनाया। फिर मैंने वहाँ से नौकरी छोड़ी, या भाग्य ने छुड़ा दी वगैरह, उसकी तो बात अलग है। क्योंकि और मैं IIME के डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर टाकनेट, वो कॉफ़ी टेबल बुक्स बनाते हैं, बहुत ही खूबसूरत। उनके साथ मुझे करीब 7 साल काम करने का मौका मिला, और उसमें उनकी किताब थी जयपुर जेम ऑफ इंडिया, जिसका काफ़ी पोर्शन, अबाउट 50% पोर्शन मुझे सौभाग्य था लिखने का, और उन्होंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद मेरी बेटी शर्वाणी पंडित, जो रेडिंग एजेंसी की एडिटर है, वो अनुज के साथ काम करती थी, और उन्होंने अनुज को सजेशन दिया कि आप हिंदी की किताबों की क्यों नहीं चलती, बिकती क्यों नहीं है, क्योंकि वो भाषा ऐसी होती है जो लोगों के परे है। अनुज जी को ये बात समझ में आई, और उन्होंने एक IG साहब की किताब, जो IG आजकल ऑपरेशन है JNK में, उन्होंने डकैत था, बहुत मशहूर डकैत वीरप्पन दक्षिण का, उसकी वो पूरी कहानी मेरे पास आई कि आप इसका अनुवाद कर दें। मैंने कहा भाई मुझे हिंदी नहीं आती, सीधी सीधी बात है, भाषा कॉमन है, बोलचाल की भाषा आप जानते हैं, उसी में करिए। अब वीरप्पन को हमारे नॉर्थ में कितने आदमी जानते हैं? तो पहली चीज़ आई उसकी टाइटल की। मैंने कहा उसका टाइटल बदलते हैं और उसका कहते हैं दक्षिण का मान सिंह। मान सिंह का नाम पूरे नॉर्थ में फेमस है, आज भी है, मरे हुए 40 साल हो गए, से ज़्यादा हो गया आई शुड से। तो दक्षिण का मान सिंह वीरप्पन,
देखिए उसकी कहता कि कहानी का लिंक होना चाहिए कि आज जो टाइटल है तो कनेक्ट करें किस भी इसी तरह ये यादों के बिखमोती 40 साल की यादें वो सजो करके लेके आए और सन्नाटा जब तक वो बर्तनों से जो चीज़ें साथ लाए थे उनकी यादों से द्वारा कुरेदा नहीं किया। इसमें बड़ी सुंदर कहानी है एक बाग की। भाग मिला पूरा बाग वो एक अनमैरिड लड़की बनाती है कि मैं हस्बैंड के सामने बैठ के रंग बिरंगे फूलों का बाग पहन के जाऊंगी। गर्म होता है वो, जाड़े के लिए होता है जी हाँ। तो फूलकारी जी हाँ। और वो किस तरह से गर्मी में बेचारी लपेट के छिपा के लाई। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और हर स्टोरी कोई ट्रेजिक नहीं है जी पर हर स्टोरी एक याद से जुड़ी है। किसी का मकान उन्होंने बनाया, चाहे वो शिमला में हो चाहे जुलंधर में हो, जब वो टूटा तो उसके भतीजे ने आकर के उसकी पट्टी जो थी वो अपने चाचा को दी जा करके कि लीजिए ये आपका यादगार है। बहुत खूब। सर ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उसको एलोबरेट किया है और मैं अनिल सर की टिप्पणी जो कि एक अलग तरह से ट्रेंड व्यक्ति कैसे एक रचनात्मक कर्म का हिस्सा बनता है, उस पे अनिल सर की टिप्पणी मैं चाहूँगा। ये प्रश्न वही जो ब्रिगेडियर साहब से मैंने पूछा आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो भी हम फौज में, आप ब्रिगेडियर साहब फौज में थे, मैं पुलिस ऑफिसर था, ये तो एक हमारा कर्तव्य था, एक जीविका थी, एक जीवन में आपको पुरुषार्थ जो है अपना करना है कि आप इस धरती पे आए हैं तो आपको समाज में कुछ ऐसा काम करना जिससे कि आपके सम्मानजनक जीविका भी आप हो जाए, एक सभ्य तरीके से आप जी लें और अपना कर्तव्य का निर्वहन भी कर लें। वो तो एक आपने एक लिबास पहना है, आप मूलतः वो नहीं है, आप उससे कहीं पहले कुछ थे और उसके बाद भी कुछ हैं। वो एक आपके बीच में एक पड़ाव था। तो अब वर्दी में जब जिन दिनों हम रहे तो एक कंडक्ट रूल्स थे और उसमें हम बंधे हुए थे, एक दूसरे कर्तव्य में थे। लेकिन जो मूलतः मानव हैं हम, वो मानवीय जो आपकी जो सबसे मैं कहूँगा संसार में मनुष्य जो आता है वो सब प्रकार के काम करता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीवन में आनंद की अनुभूति करना। वो मनुष्य के इस संसार में, इस योनि में सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जितने बाकी जीव हैं उनमें ये चैतन्य नहीं है। तो वो चैतन्य अगर जो आप में है तो आप उसमें कुछ सृजन करने का प्रयास करेंगे और जब मौका लगेगा तो आप करेंगे। क्या बात, बहुत खूब। इस किताब के अनुवाद के संदर्भ में, के संबंध में कुछ ऐसे शब्द आए कि जिनमें उसका, उस शब्द का कोई समान अर्थी या समान पर्याय शब्द भाषा में ढूंढना मुश्किल होता है। जैसे एक शब्द का जिक्र आपने किया है, जो बंगाली हैं प्रोफेसर डीपी सेनगुप्ता, उनके भाई सुनील हैं, उनके संदर्भ में जिक्र किया, उड़ा वस्तु शब्द का जिक्र किया। ऐसी ताल्लुक शब्द का जिक्र हुआ, लेकिन ताल्लुक को जब हम खाली संबंध या रिश्ते के बारे में, रिलेशन के बारे में कहते हैं तो वो उतना वजन नहीं दे पाता। तो जब आप अनुवाद कर रहे थे तो ये जो उड़ा वस्तु है बंगाली की एक बोली का शब्द है ये, और या इधर ताल्लुक शब्द है जो उर्दू से होते हुए पंजाबी का हिस्सा बना। तो इस तरह के शब्दों के अनुवाद के समय आपने किस तरह की छूट ली, और क्या एक अनुवादक के रूप में आपको लगता है कि आप लेखक की सीमाओं से परे जाके उस छूट को लेने के लिए अधिकारी हैं? नहीं साहब, इतनी बड़ी सोच नहीं थी, बड़ी सीधी सीधी बात है। जो भाषा का शब्द नहीं है, इंग्लिश का बड़ा सा शब्द है, उसको इटैलिक्स में लिख दो, एज इट इज एक्सेप्ट इट इज। एक जगह आपने वो लिखा, फील शब्द लिखा आपने, फील अंग्रेजी का हिंदी में आपने फील ही लिख दिया उसको। बहुत सही है, बहुत सही। इटैलिक्स में लिख दो। आप डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं और डॉक्टरी की टेक्निकल, आवाज नहीं आ पा रही पीछे से, थोड़ा इसको ऊपर माइक को थोड़ा, अगर आप डॉक्टरी पढ़ने जा रहे हैं और डॉक्टरी के टेक्निकल टर्म्स की हिंदी बनाने लगे तो क्षमा करें, हम तो इलाज नहीं कराएंगे आपसे। तो उनको हिंदी में लिख दो। ट्रेन का सिग्नल तो ट्रेन का सिग्नल ही होता है। सिग्नल तो आज भी सिग्नल हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट का हो चाहे कहे का हो, सब समझते हैं। ऐसे हमारे देश की आम जनता अनपढ़ नहीं है। मुझे सर ने जब वो टिप्पणी की कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, उसको ऐसा लिख दिया तो मुझे 3 इडियट का वो सीन याद आ रहा था जब प्रोफेसर लंबी सी परिभाषा पढ़ता है, बताता है, और नीचे खड़ा हुआ आमिर खान कहता है कि अरे भले आदमी, इसको मशीन भी तो कह सकते थे। तो बहुत ही खूबसूरत और जयहीन टिप्पणी सर आपकी ये थी। एक चीज, जब आप जैसे जब कोई प्रश्न आता है तो प्रश्न एक सामान्य स्तर का होता है, उसमें कोई भाव नहीं होता, लेकिन जब आप उत्तर दे रहे होते हैं तो आखिर में वो एक ऐसे नोट पे पहुंचता है जिसमें एक सदमे जैसा भाव
दिखने लगता है कि चीज़ें अचानक गंभीर हो जाती हैं। जैसे सर ने कहा कि ये जो 21 कहानियाँ इसमें दर्ज हैं, तो सारी कहानियाँ ट्रेजिक नहीं हैं, लेकिन पृष्ठभूमि सब में एक हादसा है। तो मेरा सामान्य सवाल ये है कि जब कोई हादसा आपको कम्युनिकेट करना होता है इन एनी लैंग्वेज, या ट्रांसलेट करना होता है, या जैसे रतूड़ी साहब ने कहा कि उसको आपको रिक्रिएट करना है, उसको नई फॉर्म में प्रस्तुत करना है, तो इस हादसे का ट्रांसलेशन, किसी भी ट्रेजेडी का ट्रांसलेशन, उसके लिए कौन सी भाषा है कि जो सही सही कम्युनिकेट कर सके? केवल भाव की भाषा है, क्या बात है। केवल भाव की भाषा है और कोई परिभाषा नहीं हो सकती। मैं बात आधी रह गई थी, लखनऊ में मैं बचपन में गया और वहाँ के रिफ्यूजीज़ का हाल देखा। 71 में पाकिस्तानियों ने हमारे बंगालियों को मार मार के हिंदुस्तान भेज दिया। अगर आप उनके कैंप से 20-30 किलोमीटर भी दूर थे तो आप मैं बता सकते थे क्या हाल था उनका। ये अन्याय की चरम सीमा थी और वही अन्याय 47 का हुआ। आपने जो एक मैं आप आई एम सॉरी, मैं आपको बीच में इससे मेरे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा था जो आप जिस संदर्भ में जा रहे हैं, अगर जो आप परमिट करें मैं अरे सर प्लीज जी प्लीज। जो पुस्तक है ये आपकी, आंचल मल्होत्रा को आपने अनुवादित किया, आपने बहुत सुंदर सृजनात्मक तरीके से उसका अनुवाद आपने किया है। इसमें अधिकांश जो सदमा मैं कहें, उसको ट्रॉमा कहें, वो पश्चिमी पाकिस्तान और इधर का है, जी पूर्वी पाकिस्तान तत्समय का और वर्तमान बांग्लादेश, उसका जो सदमा है वो इसमें उतना ज्यादा नहीं दिखता, उतना अधिक उसमें नहीं है। नहीं, मैं उस पे आ रहा हूं। जी, और शायद उसका कारण भी यही है जो आपने अभी बोला कि वो उस समय तात्कालिक तौर से वो उस रूप में या उस मैग्नीट्यूड में नहीं था वहां, जो कि फिर कालांतर में फिर 1971 में उसका ज्यादा रूप उस प्रकार का धारण हुआ और फिर बीच में धीरे धीरे वो आते रहे। जी हाँ। क्या यही इसका कारण होगा? आप फौजी अफसर भी हैं और लेखक भी हैं। उसकी सर दो वजह हैं। ईस्ट में क्यों नहीं हुआ? जी। जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल खून बह चुका था, अधिकांश हिंदू मारे गए थे तब। 1905 में जी। और ये जो पार्टीशन 47 में हुआ, ये तो दोबारा हुआ कि हम पाकिस्तान बाहुल हैं और हिंदुओं को मार मार के भेज दिया। हिंदुओं को तो जला देते हैं और बाकी हम दफन कर देते हैं, तो दिखता क्या है? वो कब्रें दिखती हैं, हिंदू की आत्मा तो कहीं और चली गई। सोचिए इस बात को, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है। आज ये आप 47 का इतिहास पढ़ेंगे, लेकिन कश्मीर का इतिहास कौन लिखेगा? जो इतने 5 लाख हिंदू वहाँ से मार के भगा दिए गए, अपने देश के अंदर रिफ्यूजी हो गया, उसका इतिहास कौन लिखेगा? उसका इतिहास आप लोग लिखेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कई बार हमारे समय में जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं तो हमें उतनी महत्वपूर्ण वो नहीं दिखती, लेकिन बाद की एक ऐसी पीढ़ी आती है जो उन दस्तावेजों की मांग करती है कि काश उस पीढ़ी ने इन चीज़ों का दस्तावेजीकरण किया होता, तो हमारे पास एक समानांतर इतिहास मौजूद होता जहां हम सांस्थानिक रूप से लिखे गए इतिहास को री एग्जामिन कर पाते। एक बात और इस संदर्भ में है कि जो बार बार इस किताब की लेखिका आंचल मल्होत्रा की तरफ से भी आती है और कहीं ना कहीं वो बात आपकी तरफ से भी आती है कि जो पीढ़ियों के बीच की जो बॉन्डिंग है या कनेक्शन है, क्या वो बॉन्डिंग और वो कनेक्शन आज उसी रूप में मौजूद रह सकता है जिस रूप में वो भाग मल्होत्रा के जीवन में मौजूद है, जिस रूप में वो खिज़्र साहब के जीवन में मौजूद है? क्या वो उस रूप में जो नई पीढ़ी, जो 30 साल का 40 साल का बच्चा यहाँ मौजूद, तीसरी पीढ़ी के रूप में, आंचल मल्होत्रा खुद 32-33 साल की हैं, तो क्या वो उस रूप में वहाँ मौजूद है? मेरे ख्याल से है जी। क्यों? उस बच्चे ने बहुत बड़ी रिसर्च करी है, इंग्लैंड जा कर के, पाकिस्तान में इंटरव्यू ले कर के, कलकत्ते में लोगों से पर्सनल बातचीत करी है और कुरेद के कहानियाँ निकाली है। उस बताना नहीं चाहते थे इनके। आपने भाग मल्होत्रा, उनकी दादी की बात करी और तस्वीर पे भी उनका झुमका बना हुआ है, किसी तरह से वो बचा के लाई। तो उन्होंने फिर जब बोलना शुरू किया तो उनका, बेटी मुझसे पूछ ले इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। क्या बात है। बहुत। तो उसके बाद उसने बाकी रिश्तेदारों से, दोस्तों से, और एक साइकिल चली, चाहे हिंदुस्तान में ही नहीं चली, पाकिस्तान में भी चली, दिल्ली में भी चली, लाहौर में भी चली, जो तीसरी चौथी
पीढ़ी के लोग थे उन लोगों के बाद, वो सब पूछने लगे अपने पेरेंट्स से, अपनी दादी से कि बताओ हमें हमारी रूट्स कहाँ हैं। नाउ रूट्स आर कॉमन, जैसा सर कह रहे थे, रूट्स एक आर्टिफिशियल लाइन डिवाइड नहीं करती है। पंजाबी इधर भी बोली जाती है, पंजाबी वही, खाना वही है, पूरी वही वैसी खाता है जैसे वो खाता है, सामान वही खरीदता है जैसे वो खरीदता है। तो एक इस इतिहास से तोड़ दिया, एक ब्रोक द ग्लास सीलिंग। एक आपने जो कहा ना कि मूल जो मानव का जो मूल भाव है वो तो इस लाइन के इस तरफ या उस तरफ उसमें तो कोई फर्क नहीं। और मैं आप ही की पुस्तक से मुझे एक संदर्भ याद आता है जिसमें वो लेडी जो है उनकी ग्रैंड मदर जो है वो एक चाकू था। जी जी हाँ जी। एक चाकू था जिसको देखकर क्यों रखा था वो इसलिए रखा था कि अगर जो कभी अपनी इज्जत पर बात आ जाए तो लड़की अपने को ही मार ले या उसे कोई और घर वाला मार ले, ताकि लास्ट में अगर जो कोई ऐसा तो ये आज तो आप देखिए ये 1947 उसके इर्द गिर्द महिला, इस पुस्तक में एक बहुत मैं कहूँगा बहुत अच्छे तरीके से जो आपने इसमें महिलाओं की जो स्थिति, वैसे तो ये मानवीय सारे वेदना संवेदना भाव उसके बारे में है, एक मानवीय कहानी है, लेकिन जो महिलाओं की जो स्थिति है वो जो तब थी उसमें अभी तक भी कोई बहुत तब्दीली बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। क्योंकि ये जो है कि महिला के साथ परिवार की एक प्रकार से ऑनर को जो जोड़ा गया है, इसकी एक वो जो मध्यकालीन जो एक विचारधारा है ये, जिससे हमें मुक्त होना चाहिए और वो इंडिपेंडेंट है, उसको अधिकार है, तो वो भागने से जिंदा रहने से या उससे वो, जबकि जिंदा रहना होना चाहिए आदमी का उद्देश्य, ठीक है, आदमी की डिग्निटी भी अपनी जगह है, लेकिन वो चाकू एक प्रकार से परिवार ने दे रखा था और वो एक प्रकार से इस प्रकार की चीज थी जैसे वो एक एंसिलरी वो आपकी इक्विपमेंट में रहेगी, वो आपकी ड्रिल है कि वो आपके साथ वो चाकू भी रहेगा। उनको सिखाया जाता था कि यहाँ से गले की नस काटो। कैन यू इमेजिन दैट कि हम या तो सिंध नदी में कूदेगी लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए या अपने गले की नस काट देगी या हाथ की नस काट देगी। ये छोटे बच्चियों को सिखाया जाता। इससे दर्दनाक चीज़ क्या हो सकती है? आप सोचें, थोड़ा सा 2 मिनट सोचें क्या हो सकता है? इस किताब को पढ़ते हुए आप हमेशा एक बात, जब भी आप इस किताब के साथ कनेक्ट होकर इसको पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि चुप्पियों और खामोशियों के अलावा कोई और शब्द आपके पास नहीं होता कि आप इस पर कोई बात कह सकें। क्योंकि हमारे लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया था और नहीं, अभी समय में हमारे पास अभी 10 मिनट हैं और इतने सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं कि इधर के अलावा माइक उधर भी हो तो लगे इसकी पूर्णता हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शोभा पंडित मैम भी हैं। मैम, आपको एक फौजी पति ज़्यादा बेहतर सलाहकार और सहभागी थे कि एक लेखक पति ज़्यादा बेहतर हैं? एक टिप्पणी आपकी सर के बारे में, क्योंकि फिर मैं राधा रतूड़ी मैम से भी सर के बारे में टिप्पणी लूँगा और थोड़ा सा वो गंभीरता से, क्योंकि ये इस किताब की अनुभूति और उस दर्द और खामोशी की अनुभूति लंबे समय तक हम लोगों को सालती रहेगी और महसूस होती रहेगी। मैम प्लीज़ एक कमेंट आपका। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि मेरा पति जैसा मुझे मिला था 1968 में वैसा आज भी है, चाहे वो फौजी हो चाहे लेखक हो। क्या बात है, बहुत ही खूब मैम, बहुत खूब। थैंक यू सो मच मैम। रतूड़ी मैम तक माइक पहुंचा देंगे। मैं आपका कमेंट चाहूँगा उपन्यासकार अनिल रतूड़ी सर के बारे में, उनके रचना कर्म के बारे में और उनके लेखन प्रक्रिया के बारे में। उपाध्याय जी धन्यवाद और ब्रिगेडियर पंडित को बहुत बहुत बधाई। और जो आपने रतूड़ी जी के उपन्यास के बारे में पूछा है, तो जब इनकी बुक लॉन्च हो रही थी उस समय भी मैंने ये बात कही थी कि हम लोगों की 2 बेटियां हैं और जब ये उपन्यास इन्होंने लिखा तो ऐसा लगा कि एक और शिशु ने जन्म लिया हमारे परिवार में। और हम लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसके पूरे प्रोसेस में जब ये लिख रहे थे, और उसके बाद एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग और प्रिंटिंग सब कुछ। और बुक लॉन्च के दिन जितने लोग आए थे, इतने मन से सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे
और हम लोगों ने उनका सबका आशीर्वाद मांगा था इस नए शिशु के लिए। तो भंवर एक प्रेम कहानी जो रतूड़ी जी की नॉवेल है, ये हम लोगों के परिवार का एक सदस्य बन गई बहुत ही है। खूब। और उसी तरह से बहुत प्रेम से हम लोग इसके बारे में सोचते हैं। और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इतने अच्छे इंसान का मुझे जीवन में सहयोग मिला और उनका साथ मिला और हम लोग साथ में आए। ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है हम लोग। बहुत बहुत आभार मैम आपका। इस चर्चा के क्रम में कोई टिप्पणी किताब पे आपकी तरफ से हो, भटनागर सर, रितु भटनागर मैम, रविंद्र भटनागर सर, डॉक्टर अजय सक्सेना सर, कुमुद मैम पीछे, आपकी तरफ से कोई टिप्पणी? जी पहले सक्सेना सर, उसके बाद आपको। I'm Bhatnagar. I'm really so delighted to hear two different verdicts from an police officer and army officer. Yeah. And I give full credit to both of them, being now writers and have gone so deep with their soul into it. And they are truly enjoying now their life than what they used to be either in army or in police. Thank you. I have a small question. I've been hearing all good about the books. It's thrilling. और जैसे कहते हैं ना कि ये रोमटे खड़े करने वाली बुक है, कोई पढ़ेगा उसको सोचेगा समझेगा कि क्या क्या हुआ, तो आज की जनरेशन उसको हिल जाएगी कि ऐसा ऐसा भी रियल में हुआ था और या होता है। जी। मेरा एक क्वेश्चन है ब्रिगेडियर पंडित जी से। I'm really, coming back on to everything, what encouraged you to take up this book and go for the translation? It was given for translation, and once a task is given, you perform to your best of your ability. As simple as that. Sir. May I? Yeah, please sir. I am कर्नल पराशर और मेरे लिए ये बहुत गौरव की बात है कि आज मैं अपने पुराने बडी के साथ क्या बात, 60 साल के बाद मिला हूँ और अनिल रतूड़ी जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में मिलें और पता चला कि इनकी बुनियाद क्या है। क्या बात। पुलिस ऑफिसर तो रहे, ठीक है, वो पूरा उत्तराखंड नहीं पूरा भारत भी जानता है एज ए डीजीपी, लेकिन एज ए लेखक, और आपने बताया ये सिंगर भी हैं। वाह सर, हम सर की अगली किताब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इस मामले प्राउड ऑफ दिस। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये किताब मैंने पढ़ी तो नहीं है, जरूर पढ़ूंगा, अपने बडी से लूंगा जरूर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त ने जो इसमें लिखा है, गागर में सागर जरूर किया होगा, मुझे कोई शक नहीं है। मैं आपको केवल एक चीज़ बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैंने ये जुल्म देखा है। मैं ऐसी जगह से हूँ, पंजाब की जगह है डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, छोटा सा शहर है, और ये डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर 47 में 36 घंटे तक पाकिस्तान में रहा। जी जी जी। और उस टाइम हमारे साथ क्या बीता मैं जानता हूँ। मैं छोटा था, हार्डली 4.5-5 साल का था, लेकिन वो धुंधली यादें अभी हैं। कैसे हमारे माता पिता ने हमें वहाँ से शिफ्ट किया, डमटाल मोटली जो पठानकोट के साथ हिमाचल का बॉर्डर है, वहाँ गए थे। वहाँ एक बड़ा किला था, वहाँ पे हम सुरक्षित रहे। और आरएसएस वाले लोग कैसे बाहर बर्छे और बड़े बड़े डांगे लेके खड़े थे, वो आज भी सीन कभी कभी सामने आ जाता है। जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप सबसे
मैंने वो ट्रेन देखी है जिसमें हमारे हिंदू कट कर आए थे लाहौर से, वो बयान नहीं किया जा सकता। हमारी लेडीज के साथ, उनके प्राइवेट पार्ट्स के साथ क्या किया, ये सुन के आज भी खून खौलता है। मैं बयान नहीं कर सकता हूं, बस इतना ही कह सकता हूं कि वो वहशीपन जो हुआ वो हमने देखा है, वो देख रखा है। बस यही कहते हैं सच में ये कि ऐसा है। आई जस्ट फिनिश इन 1 मिनट। ये जो पार्टीशन हुई है, ये इतनी बड़ी त्रासदी थी, ये केवल एक आध किताब में सीमित नहीं रह सकती। हाँ, हमारी तीसरी चौथी पीढ़ियां जो हैं उनको थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ हमारी यंग जनरेशन, दे आर टोटली इग्नोरेंट ऑफ दिस। दे डोंट वांट टू लिसन टू इट इवन बाय एंड लार्ज, क्योंकि दे आर नाउ मूविंग विद द फ्लो ऑफ द प्रेजेंट टाइम। उनको केवल पैसा चाहिए, वेस्टर्न फिलॉसफी चाहिए। लेकिन सुख की बात यह है कि धीरे धीरे अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, जो आज सोशल मीडिया के कारण ये बदलाव आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि इससे हम काफ़ी सीखेंगे। धन्यवाद कर्नल प्रासर। बस एक फाइनल टिप्पणी प्रोफेसर सक्सेना जी की तरफ से, क्योंकि उधर से मुझे वो दिखाया गया है कि 3 मिनट का समय शेष है, और इस किताब के बारे में एक फाइनल कमेंट अनिल रतूड़ी सर से और एक फाइनल कमेंट ब्रिगेडियर पंडित सर से। शुक्रिया उपाध्याय जी, आपने मुझको मौका दिया। यादों की बिखरे मोती। मैं जब एंटर हुआ था इस हॉल में तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि हम लोग क्या सुनने जा रहे हैं, और मेरे कॉलेज का एक प्रोग्राम भी चल रहा है इस वक्त, डिबेटिंग सोसाइटी मंत्रणा का, वो फाइनल स्टेज पे है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से प्रोग्राम चल रहा था और जिस तरीके से पाकिस्तान सेंट्रिक बातें होने लगी, तो मैं उठ नहीं पाया। मैंने पाकिस्तान पे रिसर्च भी किया है, और रिसर्च के दौरान उससे पहले राजेंद्र प्रसाद जी की किताब जो है इंडिया डिवाइडेड, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, और जिसमें उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को बिल्कुल नकार दिया था और बहुत अच्छी तरीके से बयान किया है राजेंद्र प्रसाद जी ने। बहुत महत्वपूर्ण किताब है वो। लेकिन फिर ये जवाब आता है कि, और सवाल आता है कि ये जब इतने कल्चरली हिंदूज और मुस्लिम्स जो थे, क्योंकि मुस्लिम्स हिंदू कन्वर्ट्स ही थे ज़्यादा, तो आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ? उसके पीछे ये था कि जिन्ना ने जिस तरीके से डायरेक्ट एक्शन की बात करी, और जिस तरीके से, और उसके बाद जो कुछ घटा, और जो अब इन साहित्य में, मूवीज़ में, अदरवाइज देखने को मिलता है, जो दर्दनाक है। मैं सहमत हूँ कि हमको जानना चाहिए उसको, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी सहमत होना चाहिए हम लोगों को कि कहीं पर जो ज़रूरत है वो ये है कि हमारे केवल इन्हीं घावों को न कुरेदते रहें। हम ये भी देखें कि कहीं नेशनल इंटरेस्ट में ये भी है कि अब आगे की जनरेशन लड़े तो भूख से लड़े, पॉवर्टी से लड़े, कहीं पर आगे इलिटरेसी से लड़े, एनवायरनमेंट इश्यूज़ पे हो। उसको अगर हम लेके चले साथ में तो वो कहीं बेहतर होगा। लेकिन बहुत ही ये जो आपने ट्रांसलेशन किया है बहुत उम्दा, जितना मैंने सुना, जितना मैंने जाना, बेहतरीन। वाकई मेरा ब्रदर खुद आर्मी में है, ये कर्नल कमल कुमार, हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थे साथ में, तो वहाँ पर प्रोफेसर बाबू सिविक्स एंड पॉलिटिक्स के थे, तो उन्होंने, मैंने जब इंट्रोड्यूस किया ही इज़ माई ब्रदर कर्नल कमल कुमार, तो उन्होंने कहा अच्छा भाई किस में हो आर्मी में, किस कोर में काम करते हो? उन्होंने कहा आर्मी एजुकेशन कोर। बोले आर्मी एंड एजुकेशन, दीज आर 2 कॉन्ट्ररी थिंग्स। तो थैंक यू खासा इस मामले में। थैंक यू सक्सेना सर। एक फाइनल कमेंट सर, अनिल सर आपकी तरफ से और ब्रिगेडियर पंडित साहब की तरफ से, क्योंकि टाइम बस 2 ही मिनट। मैं बस 1 ही मिनट लूँगा। मैं यही कहूँगा कि ब्रिगेडियर कमल नयन पंडित जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि वह भविष्य में और इस प्रकार की पुस्तकें लिखते रहें। उनकी अनुवाद एक अपने आप में एक रचनात्मक पुस्तक है,
और इससे जो जो कहानियाँ हैं उससे, जैसा अभी सक्सेना साहब कह रहे हैं कि हमें उस दर्द को खाली कुरेदना नहीं है, उससे उभरना है। तो ये जो कहानियाँ हैं ये प्रेरणादायक हैं, क्योंकि इसमें जो जिस प्रकार से वो उभरे हैं लोग और जिस प्रकार से उन्होंने फिर आगे जाके सफल हुए हैं, ये हम सब के लिए एक प्रेरणा है। और ये एक डॉक्यूमेंट है जैसे, ताकि हमेशा लोग, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको इतिहास के तौर पर, सामाजिक शास्त्र के तौर पर, राजनीतिक शास्त्र के तौर पर, एंथ्रोपोलॉजी के तौर पर, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री के तौर पर इसको हम आगे, हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी पंडित सर, आपके संदर्भ में मुझे केवल एक बात कहनी है। ठीक है कि आप भूख से लड़े वगैरह वगैरह, लोगों को पढ़ाएं, बहुत खुशी की बात, लेकिन इतिहास, जो कौमें इतिहास अपना नहीं पढ़ी या भूल गई हैं, वो समय ने उनको मिटा दिया है। इजिप्ट, आपको एग्जांपल देता हूँ, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, ईरान, क्या हुआ? Egyptian was the race which is all over. हमारी अपनी कौम अगर याद नहीं रखेगी तो आपको जो हिंदू पलायन हुआ है, क्षमा करें, वो होता रहेगा और एक दिन आप अपना अस्तित्व भूल जाएंगे, क्योंकि आपने उसको अहमियत नहीं। हम हैं कि those who don't learn their lessons from history are condemned to repeat it. हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने इस किताब पे जो टिप्पणियाँ की हैं, और आखिर में जो कमेंट ब्रिगेडियर पंडित साहब का आया है कि ये हमें अपने इतिहास से जोड़ते हुए हमें उसको केवल संजोना नहीं, उससे सबक भी लेना है। हमारे साथ बहुत ही सीनियर लोग मौजूद हैं, और इस किताब के बारे में मैं, अरुण जी आपका सवाल लूँगा, बस उसके साथ ही समापन होगा। इस किताब के बारे में पिछले 3 साल में इसके अंग्रेजी वर्जन के बारे में राजदीप सरदेसाई साहब ने लिखा है, अनम जकारिया ने लिखा है, रविंदर कौर ने लिखा है, पूर्णा स्वामी का कमेंट आप देख सकते हैं, प्रोमिता चक्रवर्ती ने इस पर टिप्पणी लिखी है, सुपर्णा गोस्वामी की टिप्पणी आप देख सकते हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब ने इस किताब को स्पेशली रिकमेंड किया है, और डॉन अखबार में आसिफ नूरानी साहब का एक अलग पूरा का पूरा इस पर एक आर्टिकल था, विपुल दत्ता को आप देख सकते हैं। दक्षिण एशिया को कोई ऐसा बड़ा मीडिया माध्यम नहीं रहा होगा जिसने इस किताब को रिकमेंड ना किया हो, एंडोर्स ना किया हो। तो ये एक बड़ा दस्तावेज है जो हमारे साथ चलते हुए हमें अपने अतीत से रूबरू कराता है। अरुण जी, चूँकि मुझे मंच आपको ही सौंपना है, अरुण प्रताप जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपके कमेंट के साथ ही मैं समापन करूंगा। और संयोग से मुझे सुपर सीनियर्स को सौंपा गया था, इतने जूनियर को, तो मैंने इसलिए उसका लाभ भी उठाया कि क्षमा बटन को चाहिए, छोटन को उत्पात, कुछ कमियां दृष्टता रही होंगी, तो वो उम्रगत कारणों से आप उसको क्षमा कर सकते हैं। अरुण जी मंच भी संभालेंगे, और अरुण जी का एक फाइनल कमेंट भी है। अरुण जी प्लीज, आप प्लीज जी, प्लीज आप लीजिए ना, आप ही का मंच, आप आइए उधर। मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि आपने तो इतनी एक पुस्तक चुनी जो अपने आप में त्रासदी भरा सब्जेक्ट है, विषय है, और उसका अनुवादन किया। मुझे याद नहीं आ रहा कि दुनिया में कोई ऐसा देश हुआ हो जो विभाजित हुआ हो धर्म के आधार पर। इससे बड़ी त्रासदी मानव इतिहास में शायद ही कोई हो, और फिर भी हम लोगों ने वाइट वॉश किया इस त्रासदी को काफ़ी हद तक, इतिहास के लेखन में भी, और बीच बीच में किताबें आती रही हैं। जैसे एक किताब का आपने भी बहुत बढ़िया अनुवाद किया है, हालांकि अभी पढ़ी नहीं है मैंने, लेकिन मेरा रुचि इसमें बड़ी गहरा गई है आपकी वार्तालाप सुनकर, तो मैं इसको ज़रूर पढ़ूंगा। तो इतिहास से अगर सबक नहीं लिया जाए तो गलतियां होती रहेंगी, जैसे 1990 में कश्मीर में हुई, और उसको भी वाइट वॉश किया जाता रहा है, आज तक किया जाता रहा है। और मेरे ख्याल से 1990 में गलती इसीलिए हुई कि हमने इतिहास से कोई सबक सीखा नहीं है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यही मैं कह रहा था कि अगर आप इतिहास को भूल जाएंगे तो समय आपको भूल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे हम अपने कितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लें, लेकिन अगर आप उसको अपनी सभ्यता पे गर्व नहीं करेंगे तो वो निकृष्ट। जी धन्यवाद सर, क्योंकि बातचीत का सिलसिला इस तरह का है कि उसे और जितना भी लंबा चाहे किया जा सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगा डॉक्टर अरुण जी, आपका सवाल मुझे पता है जी, तो मैं डॉक्टर अरुणिमा का और विधि अग्रवाल का और सचिन का, तीनों का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने
हमें यहाँ बैठने का अवसर दिया और मैं अपने दोनों दिग्गज साहित्यकारों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। अरुण जी, आप औपचारिक रूप से कार्यक्रम संपन्न हो गया। आपकी टिप्पणी क्या थी? आप डॉक्टर अरुण हैं, सहायक प्रोफेसर हैं, डीएवी कॉलेज देहरादून।